वालेकुम अस्सलाम जी। बच्चों मेरी आवाज आ रही है सबको? तो मैम जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चों, आज आप लोगों की क्लास कंबाइन है क्योंकि इसकी वजह ये है कि 11 बजे आपकी क्लास मैम इरम लेंगी। ठीक है, इवनिंग में भी आपको मैम ने बता दिया हो। यस मैम, मैम ने हमें बताया है। मैम किस चीज का बताना है? मैं कह रही हूँ कि मैम इरम ने आपकी क्लास लेनी है 11 बजे, जो मेरे साथ थी आपकी। जी 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 मैम जी। ठीक है, और आपकी क्लास जो है कल तो मैं ही आपकी दोनों क्लासेस लूंगी इवनिंग। तो आप ऐसा करें कि आपकी प्रेजेंटेशन अभी इस वीक में नहीं होंगी। उसकी वजह यह है कि मैं इरम ने मेरी जगह कुछ क्लासेस लेनी है, तो मैं आपको आप आपकी सिर्फ अभी एक ग्रुप की प्रेजेंटेशन हुई है ना, या दो की? यस मैम, एक ही हुई है। उनको भी आपने कहा है कि उनकी आप दोबारा लेंगे। एक की हुई है ना। अब ग्रुप नंबर 5 तक, 1 2 3 और 5, वो लोग रेडी रहे। उनकी प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक तो नहीं है, हो सकता है कि उससे नेक्स्ट वीक पांचों ग्रुप की इकट्ठी हो। ओके मैम। ठीक है। और जी बच्चों मैम ठीक। एमएससी मॉर्निंग आप लोगों की प्रेजेंटेशन वाले स्टूडेंट्स किधर हैं? हीरा, हीरा तो ज्वाइन कर रही हैं आज बच्चों आपकी, तो इसीलिए आपकी कुछ क्लासेस ना कंबाइन होंगी। तो अब आप ऐसा कीजिएगा, और आपको ना इवनिंग एक दफा ना कल मेरे साथ एक और क्लास लेनी पड़ेगी, तो आप ले सकते हैं। ये ऐसा करते हैं, कल रहने देते हैं आपके। वैसे मंडे को तो मेरे साथ 2 क्लासेस हैं ही। यस मैम। चले ठीक है, फिर मंडे को ही हमारी क्लास होगी। मंडे को मैम इरम आपकी क्लास नहीं लेंगी, लेकिन जो ट्यूसडे को मेरी क्लास है ना, वो मैम इरम लेंगी आपकी। तो वो ट्यूसडे वाली क्लास मैं आपकी मंडे को ही ले लूंगी। ठीक है। ओके मैम ठीक है। ओके, और आज प्रेजेंटेशन थी तो मुझे लगा कि शायद अगर आपके ग्रुप में या आपकी क्लास में भी किसी की प्रेजेंटेशन का सेम टॉपिक हो, या वैसे भी हो, तो आपको भी कुछ आइडिया हो जाएगा या थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आई थिंक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग से रिलेटेड है या एथिकल इशू से। देखते हैं फिर लोगों का क्या टॉपिक है। वैसे दिया तो मैंने कोई और था, बाद में चेंज हो गया था। जी हीरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। हीरा, आपके ग्रुप में कौन कौन है? आप हैं? यस मैम, कोमल है, दिनिश कोमल है, है, बीनिश है, दिनिश, सना एंड नमीरा। नमीरा ने भी ज्वाइन किया था। बिनिश को भी मैंने देखा है। सना को देख ले, यस। बिनिश तो नजर आ गई हैं। नमीरा भी थी। सना को नहीं मैंने देखा, शायद वो नीचे हो कहीं। एक मिनट मैम, मैं चेक करती हूँ। करो चेक। नमीरा तो है नहीं? ओके मैम, मैं नमीरा, चेक करती हूँ। नमीरा है बच्चों, मुझे लगता है नमीरा भी। यस मैम। नहीं, नमीरा तो यस है। मैम। अच्छा चले, उन्हें मैसेज करें कि जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। और सबसे पहले किसने प्रेजेंट करना है? नमीरा मैम तो है। कोमल है। कोमल कोमल है मैम नजर एक। नहीं आई। कोमल ज्वाइन कर रही है। चलो आने लगी है कोमल भी। जी तंजीला, आपने मुझसे पेपर का क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपका पेपर बना हुआ है? पेपर बना हुआ है? तो पेपर कब से स्टार्ट है? मैम 21 से। मैम साइमा ने कहा है कि टीचर से कंसर्न कर लें कि अगर तो उनका पेपर बना हुआ है ठीक है, नहीं तो पहले उनका पेपर रख लें। क्या मतलब है पेपर? 21 से। पेपर तो अभी कोई भी नहीं बना, हमें तो बताया नहीं कि 21 से। ना कोई डेट शीट है ना कुछ है। मैम डेट शीट आज बनानी है। मैम ने 2 आवर्स के अंदर कहा है डेट शीट हमें सेंड करने के लिए। अच्छा, लेकिन पेपर तो अब कोई बना नहीं है। मैम जो मर्जी दिन रख दूं। फिर आप ऐसा करें, आप कौन सा दिन रखेंगे? ट्यूसडे रख लें फिर, ओके मैम क्योंकि मंडे तक तो नहीं बन सकता पेपर। ठीक है मैम। मैम पेपर हमने देना कैसे, मतलब लैपटॉप वगैरह पे या मोबाइल पे, जैसे पहले हमने मिड दिए थे? ऑनलाइन ही होगा पेपर। जी बच्चों ऑनलाइन ही होंगे। फिर ये भी मैडम ने आपको बताया, बताना है, अब मुझे तो नहीं पता।
और आप online दोनों paper। क्लासेस पेपर एक ही दिन रखिएगा और एक ही टाइम रखिएगा। जी मैम। एमएससी मॉर्निंग आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। दे रहा। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, मुझे तो पेपर का भी पता चला, उससे पहले तो किसी ने बताया नहीं है कि आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। मैम साइमा की अभी कॉल आई है, उन्होंने पहले मुझे और फिर नम्रा को कॉल, नम्रा ने कॉल अटेंड नहीं की, तो इस वजह से मैंने अतीफ भाई को भी कांटेक्ट किया, उन्हें बताया है। मैम ने कहा था कि मैम से पूछ लें, अगर तो किसी मैम ने पहले पेपर रखना है ठीक है, नहीं तो फिर उनका पेपर रख लूँ। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने पेपर मतलब रखना आप दोनों ने एक ही टाइम पे है, ठीक है? नम्रा ने और आपने भी टाइम एक ही रखिएगा, क्योंकि मैं एक दफा ही आपका पेपर ले लूंगी बजाय इसके कि मैं अलग अलग पेपर लूं। ओके मैम। तो आप बताएं फिर, आप ऐसा करें ट्यूसडे कर लें या बेशक मंडे कर लें? जी मैम मंडे ठीक है। मंडे ठीक है, चले मंडे कर लें। और मंडे को फिर टाइम क्या रखें? मैम 11। बच्चों 11 की बजाय 1 घंटे का पेपर होगा, हाँ 11 से 12 ठीक है जी। मॉर्निंग आप लोगों को तो नहीं कोई इशू? नो मैम 11 बजे ठीक है। और इवनिंग वालों को कोई इशू? दोनों को, दोनों से पूछ नो रही हूँ। मैम। नो मैम। मैम ईमान, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। मैं बताने लगी हूँ, सबर कर लें, सबर कर लें, 2 मिनट सबर कर लें। ईमान, ओके नम्रा मैम। ने क्योंकि ज्वाइन नहीं किया तो फिर ऐसा करो, आप और हीरा भी हैं। हीरा आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम नम्रा ने नम्रा ने भी ज्वाइन कर लिया, ओके ओके ओके। हाँ जी नम्रा, तो फिर आप दोनों ही प्रेजेंट हैं, आप भी और तंजीला भी प्रेजेंट है, तो आप, हमने सोचा है कि हम आपका पेपर मंडे को रख लेते हैं 11 बजे। जी मैम ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग फिर आज प्रेजेंटेशन नहीं लेते और मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा भी दे, मतलब मॉर्निंग वालों ने तो खैर पढ़ लिया था, लेकिन चलें आज थोड़ा सा वो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आपका सिलेबस भी देख लेते हैं कि क्या करना है सिलेबस का भी। सही है मैम। और पेपर पैटर्न कैसा होगा वो मैं आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए, बाकी लोगों को भी कन्वे कर दीजिएगा। बच्चों आपका पेपर होगा 18 मार्क्स का, क्योंकि 3 क्रेडिट आवर्स का पेपर है और कोई प्रैक्टिकल तो है नहीं आपका फिलहाल इस सेमेस्टर में। इसमें आपके एमसीक्यूज होंगे 9 या 10 या 11 एमसीक्यूज होंगे, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। और बाकी आपके 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। आप खुद ही नंबरों का हिसाब लगा लो कितने बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं तो बाकी पीछे रह गए 8 नंबर। 8 नंबरों में से 3 नंबरों के अगर करें तो फिर 2 नंबर चाहिए हैं। तो फिर ऐसा करते हैं 10 एमसीक्यूज कर लेते हैं और बाकी आपके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है? जी मैम। जी मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। और जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उनको भी कन्वे कर दीजिएगा, मंडे को 11 बजे दोनों क्लासेस का टेस्टिंग का पेपर है। और बच्चों 11 बजे का मतलब है 11 बजे, तो उससे पहले अपने जो नेट के इश्यूज हैं सब कुछ है उसे पहले ही रिजोल्व कर लीजिएगा। मैम पेपर वो जूम पे ही जूम पे होगा। होगा। जी जी मैम मुझे जूम लगता पे है पेपर जूम पे ही होगा। होगा। बच्चों लग तो यही रहा है जूम पे होगा। मैम साइमा ने यही कहा है कि ऑनलाइन ही होगा, तो आई थिंक जूम पे ही होगा। फिर जूम पे ही होगा अगर ऑनलाइन होगा। मैम फिर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी? फिजिकल क्लासेस बच्चों 28 से स्टार्ट है, अभी तक तो यही न्यूज है। पेपर खत्म हो जाएंगे आई थिंक। जी जी तब तक पेपर आपके इस वीक में खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक में मंडे से क्लासेस हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह। अब सबको क्लियर है? यस मैम। तो सॉरी फिर हीरा आपकी प्रेजेंटेशन आज तो नहीं हो सकती, आज हम फिर पढ़ लेते हैं। तो मैम ये कब होगी फिर प्रेजेंटेशन हमारी? फिर आपकी प्रेजेंटेशन अब फिर पेपर्स के बाद जो मंडे आएगा ना उस दिन आप रेडी रहिएगा, मतलब जिस दिन भी आपकी क्लास होती है। किस दिन हमने 2 क्लासेस में रखा था, थर्सडे को रेडी रहिएगा। जी मैम ठीक है। ठीक है, और थर्सडे को हीरा वाला ग्रुप भी रेडी रहे और हीरा के बाद वाला ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर 3, वो भी रेडी रहे। दोनों की होगी उस दिन। ठीक है मैम। मंडे को तो हमारी प्रेजेंटेशन भी थी। बच्चों मंडे को नहीं, मैंने थर्सडे बोला है, मैं मॉर्निंग वालों की बात कर रही हूँ। आपकी तो मंडे को ही होगी, इवनिंग वालों को तो अपना डे पता है। तो पेपर्स के फौरन बाद जो मंडे होगा उस दिन आपके ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी। ओके मैम पेपर्स के बाद होगी ना फिर इवनिंग की? जी जी प्रेजेंटेशन अब पेपर्स के बाद ही होंगी।
चलें बच्चों, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपका सिलेबस डिसाइड करते हैं। 1 मिनट। जी बच्चों, हम लोगों ने नॉर्म्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से मॉर्निंग वालों ने तो काफी ज्यादा पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आप भी पढ़ लें और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि हमने सिलेबस क्या करना है। नॉर्म्स में इवनिंग वालों आपने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? तंजीला आप लोगों ने? मैम आपने चैप्टर स्टार्ट करवाना था। चैप्टर स्टार्ट करवा नहीं था दिया? नो मैम, करवाना था। मुझे लगता है कि मैंने चैप्टर थोड़ा सा स्टार्ट करवाया था कि नॉर्म्स इस आपने तरह से। ओवरव्यू दिया जी था मैम जी, आपने ओवरव्यू दिया था। जी जी ओवरव्यू दिया था सिर्फ। जी 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 मुझे याद है। मैं वही कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने पढ़ा था ओवरव्यू में। अच्छा चले, मैं Yes, फिर अब ma'am. स्टार्ट करती हूँ। एक मिनट बच्चों, मैं ना चैप्टर खोल लूँ, क्योंकि मुझे अभी पता लगा है कि आपके पेपर हैं। इससे पहले तो हमें भी नहीं बताया गया। मैम इतनी जल्दी कैसे? बच्चों बस शेड्यूल तो शायद पहले से था, लेकिन शायद पता नहीं था किसी को भी, इस वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा बच्चों, ये वाला चैप्टर जो हमने पढ़ना है होगन की बुक से पढ़ना है। ये वैसे मॉर्निंग वालों ने तो ये थोड़ा सा कर लिया था, लेकिन चले कोई बात नहीं, आज वो दोबारा पढ़ लेते हैं। और बच्चों आपके पेपर जो हैं वो ऑनलाइन होंगे और पेपर स्टार्ट हो रहा है 21 से। मुझे लगता है ये आवाज नहीं जा रही रोल नंबर 198 को, तो इनको कोई मैसेज भी कर दें बच्चों। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। आवाज कट कट आ रही है मैम। तो पेपर्स कब आप, से हैं? पेपर आपके 21 मंडे से हैं और 11 बजे आपका टेस्टिंग का पेपर है। आप अपना नेट का इशू उस दिन रिजोल्व कर लीजिएगा। अब देख लेता हूँ मैम। मैम सुना था फिजिकल हो रहे हैं पेपर। नहीं बच्चों, अभी तक तो कोई फिजिकल पेपर नहीं हो रही है, तो मैडम हेलो। साइमा बताएंगी। अब बच्चों मैसेज कर दें। जी बच्चों, तो ये वाला चैप्टर हम होगन की बुक से पढ़ रहे हैं। आपके साथ ये बुक मैंने शेयर कर दी थी, अगर आपको याद हो तो एक दफ़ा चेक भी कर लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट करना है कि जब भी हम कोई टेस्ट बनाते हैं तो हम उसमें नॉर्म्स क्यों सिलेक्ट करते हैं। मतलब एज रिलेटेड नॉर्म्स हैं, जेंडर रिलेटेड नॉर्म्स हैं, आपके डिफरेंट अदर नॉर्म्स हैं, इवन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, तो उनकी क्या जरूरत पड़ती है कि जिसकी वजह से हमें हमें उन्हें इंक्लूड करना पड़ता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं अपने टेस्ट की, तो हमेशा टेस्ट में हमारे 2 स्कोर आते हैं। सबसे पहले हमारा रा स्कोर होता है। रा स्कोर जैसा कि आप लोगों को पता ही है, एक ऐसा स्कोर होता है जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है आपका। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके जब पेपर्स होते हैं, तो पेपर्स में आप जितने भी एमसीक्यूज ठीक करते हैं या अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जितने भी मार्क्स लेते हैं, वो आपका एक रा स्कोर है। मतलब आपके 18 में से 12 मार्क्स आए हैं, 10 आए हैं, 11 आए हैं, 9 आए हैं, जो भी मार्क्स आए हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं, जब आपसे पूछा जाता है तो आप हमेशा ग्रेड्स बताते हैं, आप अपने मार्क्स नहीं बताते, क्योंकि ग्रेड्स आपके एक नॉर्म स्कोर हैं और आगे हमेशा वही चलते हैं। जैसे आप अपनी सीजीपीए बताते हैं, जब आप इस क्लास में आ गए हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप कभी भी ये नहीं बताते कि आपके इतने % मार्क्स आए थे या टोटल में से आपके इतने % मार्क्स आए थे। आप जस्ट अपनी सीजीपीए को शो करते हैं। तो इस तरह से जो नोट स्कोर होते हैं वो एक्चुअली हमारे ऐसे स्कोर होते हैं जो हमने किसी ना किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ कंपेयर करके ड्राइव किए होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? एमएस इवनिंग, जहां से ना समझे बच्चों पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब जब हम बात करते हैं नॉर्म्स की या बात करते हैं टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग क्योंकि सबसे पहले रिलेट कर रही होती है हमारे वेरिएबल्स के साथ। जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो बच्चों वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए जो सबसे सिंपल मेथड होते हैं ना, 3 मेथड होते हैं। उनमें सबसे पहला मेथड तो होता है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि जब आपका वेरिएबल किसी भी, आप ये कह लें, मेजरेबल फॉर्म में नहीं होता। जैसे हैप्पीनेस है, तो अगर मैं सिर्फ हैप्पीनेस बोल रही हूँ तो वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है। लेकिन अगर मैं मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ लेवल ऑफ हैप्पीनेस, कि आपके हैप्पीनेस का लेवल कितना है, या उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्केल यूज कर रही हूँ, कोई ना कोई टेस्ट यूज कर रही हूँ, तब वो कन्वर्ट हो गया अब वेरिएबल में। सबसे पहले वो एक कंस्ट्रक्ट था। समझ आ रही है? जैसे इंटेलिजेंस है,
इंटेलिजेंस जब तक सिर्फ इंटेलिजेंस है या आप उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन बताएंगे तो तब तक वो सिर्फ और सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट है। लेकिन जैसे ही उस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए आप कोई ना कोई टेस्ट यूज करेंगे इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो उसके बाद जो उसके स्कोर्स आएंगे तो वही कंस्ट्रक्ट जो है वो किस में चेंज हो गया है, किस में चेंज हो गया बच्चों? मैम वेरिएबल में। वेरिएबल्स में चेंज हो गया। ठीक है, अब इसी तरह ये सबसे फर्स्ट लेवल होता है किसी भी वेरिएबल का। सेकंड लेवल पे वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं? ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं अपनी रिसर्च, तो आप उसमें भी यूज करेंगे कि आप जब भी किसी ना किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं या आप उसके लिए कोई ना कोई टूल यूज करेंगे, कोई ना कोई स्केल यूज करेंगे, तो जब आप उस वेरिएबल की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप उसमें ये नहीं लिखेंगे कि उसकी ये डेफिनेशन है, बल्कि आप उसकी डेफिनेशन को अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे और आप ये कहेंगे कि इस वेरिएबल की जो डेफिनेशन है या इस वेरिएबल को मैंने अपनी स्टडी में फलां फलां स्केल के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया, यानी कि आपने वो स्केल यूज किया था उसकी डेफिनेशन के लिए और उसको मेजर करने के लिए। समझ आई है बच्चों? यस मैम। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे Excuse me, बोलती ma'am? हूँ, जी 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 बच्चों पूछें। मैम जी जी बोले बच्चों ने मैसेज करें कि बोलें जो भी पूछना है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आप स्ट्रेस को ऑपरेशनली डिफाइन करें, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे जी फॉर द करंट रिसर्च या फॉर द करंट स्टडी स्ट्रेस इज डिफाइंड थ्रू द स्कोर्स ऑन, स्ट्रेस के किसी भी स्केल का नेम लिख देंगे आप। जैसे आप लिख देंगे स्ट्रेस स्केल या आप स्केल डैश का स्केल है उसका नेम लिख देंगे। इसी तरह अगर मैं हैप्पीनेस के बारे में आपसे पूछ रही हूँ तो आप हैप्पीनेस का नेम लिख देंगे। आप लोग अपने डिफरेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं और उसके लिए कोई ना कोई टेस्ट भी यूज कर रहे हैं, आप इवन उस वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। और ये तो हो गया सेकंड लेवल। उसके बाद आ जाता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल बच्चों हमारा किसी भी स्टडी का जो होता है वो होता है रॉ डाटा, कि हम लोगों ने उस स्टडी का रॉ डाटा किस तरह से इकट्ठा करना है। ठीक है, यानी कि वो जो नंबर्स की फॉर्म में आपके पास चीज आती है वो थर्ड लेवल है जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको कोई ना कोई एग्जांपल देके पूछ सकती हूँ, कहीं एग्जांपल में से आप मतलब एमसीक्यू से पूछ सकती हूँ या वैसे दे सकती हूँ कि इनमें से आइडेंटिफाई करें कि वेरिएबल्स कौन से हैं और इनमें से आइडेंटिफाई करें कि कंस्ट्रक्ट कौन से हैं। याद रखिएगा, कंस्ट्रक्ट किसी भी वेरिएबल की वो फॉर्म होती है जिसमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन हो, उसके साथ कोई लेवल, कोई मेजरमेंट या उस तरह का कोई ना कोई स्केल ना यूज किया गया हो। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया है कि लेवल ऑफ हैप्पीनेस और लिखा है हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस क्या होगा, क्या होगा बच्चों? मैम कंस्ट्रक्ट। और लेवल ऑफ हैप्पीनेस क्या मैम होगा? कंस्ट्रक्ट। लेवल ऑफ हैप्पीनेस के एग्जैक्टली मैम वेरिएबल होगा। वेरिएबल वेरिएबल। जी जी बच्चों, अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उस परेशान नहीं हो जाना, उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। हिरा को आवाज नहीं आ रही है, रोल नंबर 378। बच्चे आपका हो सकता है कोई मसला हो इंटरनेट का, तो उसको देख लें पहले। अच्छा बच्चों, ये तो थी वेरिएबल्स के 3 लेवल्स के जिनके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं या मेजर करते हैं। उसके बाद आ जाता है, ठीक है, अब आपके पास रॉ स्कोर आ गया, डाटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने उसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है, यानी कि उसका कोई ना कोई आपके पास आउटपुट आना चाहिए। तो हम जो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती हैं। एक होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बच्चों बहुत ही इजी लेवल की होती है। अब इसमें आप देखो कि उसमें जो हमने सारा डाटा लिया हुआ होता है ना, रॉ डाटा, उसको समराइज किया होता है उन्होंने कि अच्छा ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास इतने % डाटा आया, उसमें कोई आउटलायर तो नहीं था या उसमें कोई आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी थी, उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ये उसका मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब सिंपल लेवल पे आपको ये चीजें मिल रही होती हैं। ठीक है, जब हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, चलो अगर कोई मिस्टेक है तो हमने फलां वो वाला जो आइटम है उसको वहां से एक्सक्लूड कर देना है, आपको पता चल गया। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो कि है हमारी रिलेटेड टू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा बच्चों, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो थोड़ी सी एक ज्यादा एडवांस लेवल की होती है, जिसमें से हमें पता चल रहा होता है कि ठीक है अब डाटा ठीक आ गया आपके पास, लेकिन वो डाटा क्या कंक्लूड कर रहा है, वो आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोरिलेशन किस तरह की दे रहा है, आपने जिस पॉपुलेशन पे उन स्केल्स को अप्लाई किया था उन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन स्केल्स की रेटिंग्स आपको क्या बता रही हैं। ठीक है बच्चों,
समझ आ रही है? जैसे आप कोरिलेशन निकालते हैं, रिग्रेशन निकालते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें हमें फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के थ्रू मिलती हैं। जी बच्चों समझ आइए? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। कि आमना ने हैंड रेस किया था। यस मैम। मैम आपने भी कहा कि वेरिएबल, जब हमने कोई रिसर्च में हम कोई काम करते हैं तो वेरिएबल की जो एज इट जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है हम वो अपनी रिसर्च में नहीं लिखते। नहीं वो हम भी लोगों ने लिखते जो हैं, वो भी लिखते हैं। सबसे पहले तो आप उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे ये वेरिएबल की डेफिनेशन ये है, यानी कि ये कंस्ट्रक्ट था, ठीक है। फिर उसके Okay, बाद ma'am. आप बताते हैं कि ये, लेकिन मैंने अपनी स्टडी में इस वेरिएबल को इस स्केल के थ्रू डिफाइन किया है, वो फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है, ठीक है। जो हमने अपना मतलब अपनी वे से उसको डिफाइन किया होता है वो भी हमने बताना होता है उस वेरिएबल की डेफिनेशन। बच्चों अपने वे से नहीं किया होता। फॉर एग्जाम्पल आपके रिसर्च का टॉपिक हो गया सिलेक्ट। यस मैम। क्या टॉपिक है? साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड गोल ओरिएंटेशन इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो साइकोलॉजिकल वेलबींग है या गोल ओरिएंटेशन है। साइकोलॉजिकल वेलबींग की एक डेफिनेशन है, ठीक है ना कोई डेफिनेशन, आप वो डेफिनेशन Yes, लिखेंगी, ठीक है। उसके बाद आपने साइकोलॉजिकल वेलबींग का कोई ना कोई स्केल भी यूज करना होगा। रीफ का Yes, स्केल आई ma'am. थिंक यूज करोगे आप, यस है मैम ना? वही करना है। तो आप फिर लिखोगे, Yes, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसको ऑपरेशनली डिफाइन करोगे। ऑपरेशन का मतलब होता है आपने ये काम किया कैसे था, किसके थ्रू किया था। तो आप लिखोगे, सबसे पहले ऑपरेशनल डेफिनेशन की हेडिंग दोगे। उसके अंदर पहले डेफिनेशन तो आप लिखोगे जो भी डेफिनेशन होती है साइकोलॉजिकल वेलबींग की, जो डिफरेंट ऑथर्स ने दी हुई है वो एक लिख दोगे। उसके बाद लिखोगे इन करंट स्टडी वी डिफाइन साइकोलॉजिकल वेलबींग थ्रू द स्कोर्स ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग स्केल बाय रीफ, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑपरेशनली डिफाइन, कि आपने किस ऑपरेशन के थ्रू अपनी स्टडी में उसे डिफाइन किया। जी आमना समझ आइए? यस मैम, थैंक यू। अब इसके अलावा जिसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना उसका माइक दोबारा से ऑन ना हो, वरना मैंने उसे रिमूव कर देना है क्लास से। तो ये तो बच्चों हमारी 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स थी, जो कि आप लोग अभी रिसर्च में जब ये कर रहे होंगे, जब आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो आपको वहां पे भी इसकी ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कौन सी है जिसमें मीन्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, फिर इस तरह से इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन सी है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्केल। अब यहाँ पे ये चीजें मैं थोड़ी इसलिए भी जल्दी गुजार रही हूँ कि ये चीजें आपने रिसर्च में थोड़ी बहुत देखी हुई है पहले। जैसे टाइप्स ऑफ स्केल आपने पहले पढ़े होंगे ना बच्चों, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। यस मैम। यस मैम पढ़े हैं। दोनों क्लासेस में पढ़े हैं जी मैम। मैम। जी बच्चों। जैसे कि नॉमिनल स्केल है जिसके बारे में आपको पता है कि नॉमिनल स्केल में हमें किसी भी हर ऑब्जेक्ट को जो है कोई ना कोई टारगेट असाइन करना होता है या कोई ना कोई नंबरिंग देनी होती है। जैसे मेल हैं, फीमेल हैं, और इसी तरह फिर जैसे मेल फीमेल है, बॉय गर्ल है, मैरिड अनमैरिड है, रूरल अर्बन है, ये सारे जो होते हैं ये नॉमिनल स्केल होते हैं। इनमें से कोई स्केल बड़ा कोई छोटा नहीं होता, लेकिन हम उन्हें इस तरह से कोई ना कोई नंबरिंग की बेस पे डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्डिनल स्केल, जैसे कि उसके नेम से भी थोड़ा बहुत आपको शो हो रहा होगा, कि जिसमें हम ऑर्डर्स असाइन करते हैं, कि रैंकिंग कर देते हैं कि फलां चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है, फलां चीज कम अच्छी लगती है, और फिर फलां चीज जो है जो उसके बाद आती है उसके बाद आती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मतलब आपको 2-3 खाने दिए जाए और आपसे पूछा जाए इनमें से आपका फेवरेट खाना कौन सा है, या उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन है, सबको आप 1 2 3 असाइन करें, तो वो जो इस तरह की आपकी सारी एग्जांपल्स होती हैं वो एक्चुअली आपके ऑर्डिनल स्केल की होती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा इंटरवल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल में कोई भी इस तरह के इंटरवल्स नहीं होते, लेकिन इंटरवल स्केल में हम क्या करते हैं, चीजों को इक्वल इंटरवल्स में डिस्क्राइब कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि रोल नंबर 1 to 5 और रोल नंबर 6 to 10, अब इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस है? जी एमएससी, इन दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस हुआ 1 to 5 और 6 to 10 के दरमियान? यस मैम। बच्चों दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है बच्चों। 1 to 5 के दरमियान भी 4 मतलब 1 2 3 4 5 इक्वल इंटरवल आ रहे थे, और 6 से 10 के जी और 6 से 10 के दरमियान भी इक्वल इंटरवल आएंगे। लेकिन अगर मैं कर दूं 1 to 5
और नेक्स्ट में कर दूं 6 to 8, तो वो इक्वल इंटरवल नहीं हुए, तो वो एक इंटरवल स्केल नहीं होगा। ठीक है। अब इंटरवल स्केल में क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल आपको मैंने कोई स्केल दिया, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने प्रीवियस वीक में अपने हैप्पीनेस के लेवल को इंटरवल में मतलब करें। अब आपको मैंने इंटरवल दे दिया 1 से लेके 5 तक। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन था उसका मैंने इंटरवल आपको दे दिया 7 से लेके 8 तक। तो वो एक इंटरवल स्केल नहीं बनेगा क्योंकि उसके इंटरवल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और आपको याद हो बच्चों, जैसे 30 डिग्री है, जैसे आपकी यहाँ पे बुक में भी एग्जांपल दी गई है, अगर 30 डिग्री और 40 डिग्री है, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस सेम होगा जैसा 50 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान है। और आप याद रखिएगा बच्चों, इंटरवल स्केल में जो जीरो होता है वो ट्रू जीरो नहीं होता। इंटरवल स्केल में जीरो का मतलब नथिंग होता है, लेकिन आपको पता है रेशो स्केल में जब हम जीरो को लेकर आते हैं तो वो जीरो जो होता है वो एक्चुअली हमारा एब्सोल्यूट जीरो या ट्रू जीरो होता है। ट्रू जीरो या एब्सोल्यूट जीरो होने का क्या मतलब होता है? मींस ट्रू जीरो मीन के जीरो कोई वैल्यू रखता है। जी जी, जैसे आप लोग जब अगर कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है और हम उसके लिए कुछ खरीदने जाते हैं तो आप बाजार जाके जो बोलते हैं तो वो एक वर्डिंग बोलते हैं कि आपको 0 साइज के जूते चाहिए, 0 साइज के सूट चाहिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि 0 का मतलब है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, उसका मतलब है कोई चीज है जो कि एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं और मैं कहूँ कि फलां जगह का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या मतलब है वहां पे कोई टेम्परेचर ही नहीं है। MSc होगा होगा एग्जैक्टली तो ये जो है हमारी ये रेशो स्केल है। याद रखिएगा रेशो स्केल में हमारा जो जीरो होता है वो एब्सोल्यूट जीरो या ट्रू जीरो होता है। अच्छा बच्चों, अब हम लोगों ने जैसे ये सारे स्केल्स पढ़े हैं, फिर उससे पहले हमने जैसे हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है, तो आपको MCQs आएंगे ना, उसमें मैंने ये नहीं लिखा होगा कि जी इंटरवल स्केल की डेफिनेशन लिख के आपसे पूछा होगा कि इनमें से इंटरवल स्केल क्या है, ये इंटरवल है या रेशियो है या ऑर्डिनल है, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपको एग्जांपल्स दी जाएंगी और आपने एग्जांपल से आइडेंटिफाई करना है कि ये एग्जांपल एक्चुअली किस स्केल को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। तो इसी तरह से जरा आप अपना पेपर भी प्रिपेयर कीजिएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो वो स्केल थे जो कि हम टेस्टिंग में यूज करते हैं, लेकिन अब हम टेस्टिंग में जब डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं या आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्म्स की तरफ मूव करते हैं, तो हम उस डाटा को किस किस फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको याद हो, लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ी थी, तो वहां पे आप लोगों ने की होगी, जिसमें आप लोग एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटरवल बनाते हैं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डाटा को एक्चुअली जो ज्यादातर शो कर रहे होते हैं वो हिस्टोग्राम की फॉर्म में कर रहे होते हैं, पॉलीगॉन की फॉर्म में कर रहे होते हैं। जैसे ये देखो, ये आपके पास ऊपर 100 का डाटा है और ये एक रॉ डाटा है, और उसके बाद इसी डाटा को हमने फ्रीक्वेंसी की शक्ल में यहाँ पे ये देखें, इस तरह का क्वेश्चन आपने अपने स्टैट्स में किए होंगे। याद आया कुछ? इवनिंग वालों को भी याद आया कुछ? यस मैम। अब आप देखें यहाँ पे उन्होंने इक्वल, ये इंटरवल है, ये जो इस साइड में है ना, ये इंटरवल्स हैं सारे, और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक जैसा डिफरेंस है, सब में बिल्कुल इक्वल है। हाँ, अब उस इंटरवल के अंदर कितने लोग लाए कर रहे हैं वो डिफर कर सकते हैं, यानी कि वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि अगर आप इस तरह देख रहे होते उस डाटा को, जैसे उसने ऊपर डाटा दिया है यहाँ पे, तो हमें पता ही ना चलता, हमें नहीं पता चल रहा है कि कितने लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितने लोगों ने कितना स्कोर किया है। लेकिन हम जब इसी चीज को इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में लेकर आए हैं तो हमें इसका बहुत आसानी से पता चल गया। इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों आजकल मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती। उसकी वजह यह है कि बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं इन सारी चीजों को देखने में, करने में, तो आजकल हम फिर वो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जब हम कोई भी डाटा लेते हैं टेस्टिंग में, तो उस डाटा के फॉर्म को सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या वो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि वो डाटा कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा डाटा किसी एक ही तरफ को झुक जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम अपना डाटा SPSS में या डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स में ऐड करते हैं, तो उसके बाद हम उसके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस करते हैं। इनिशियल एनालिसिस करने के बाद हमें एक क्लस्टर की फॉर्म में और एक बेल शेप कर्व आ जाता है हमारे पास, और अगर वो कर्व जो है वो बेल शेप हो तो हमें पता चल जाता है कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी हम वो सारी बेल शेप कर्व भी देखेंगे, और हमने अगर ये देखना है कि हमारा डाटा जो है वो सेंट्रली, मतलब उसकी सेंट्रल टेंडेंसी अच्छी है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जो हम लेना चाह रहे थे
या जो सारा डाटा है वो अपने सेंटर से कितना ज्यादा नजदीक है। जैसे यूनिवर्सिटी, आपकी स्टडी और आपका पढ़ना जो है इस मतलब एज के इस लेवल में, मतलब इस एज ग्रुप में आप सब लोगों की सेंट्रल टेंडेंसी वही है कि आप अच्छा पढ़े, अच्छे मार्क्स लें, अच्छा परफॉर्म करें। अब सेंट्रल टेंडेंसी को आपने मेजर भी किया होगा, जिसके हम 3 मेथड यूज करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, और आप लोगों ने ये सारी चीजें स्टैट्स में देखी हुई भी हैं। मीन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिसमें हम ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ एवरेज स्कोर ले लेते हैं। मीडियन में हम क्या करते हैं कि जिसमें हम एक्चुअली डाटा को पहले अरेंज करते हैं ऑर्डर में, और उसके बाद ये देख रहे होते हैं कि उसकी सबसे ज्यादा मिडल वैल्यू कौन सी आ रही है। और मोड में कि हम ये देख रहे होते हैं कि हमारा फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है। अच्छा, ये तो हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का हमें पता चल गया जी, हाँ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास ये 3 मेथड होते हैं। उसके बाद समहाउ क्या होता है कि बाजू का जो डाटा है वो हमेशा की तरह, या हमेशा ऐसा नहीं होता कि डाटा जो है वो बहुत अच्छी तरह या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। समटाइम क्या होता है बच्चों के डाटा वैली कर जाता है, अपने सेंटर से थोड़ा दूर हट जाता है। तो उसे मेजर करने के लिए सबसे पहले तो हम रेंज यूज करते हैं, यानी कि सबसे लोएस्ट वैल्यू है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर वो डिफरेंस ज्यादा है तो इट मींस डाटा जो है वो ज्यादा वेरी कर रहा है, और अगर वो डिफरेंस कम है देन डाटा कम वेरी कर रहा है। ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है। उसके बाद बच्चों फिर हम यूज कर रहे होते हैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, कि ठीक है डेविएट तो कर रहा है डाटा, थोड़ा बहुत वेरी भी कर रहा है, लेकिन स्टैंडर्डली उसको कितना वेरी करना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने फार्मूले लिखे हुए, आपको ये फार्मूलाज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पास होते हैं सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपने कमांड देनी होती है और आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद बच्चों जो थर्ड फॉर्म है जो कि हम अपनी वेरियंस के लिए यूज करते हैं, सॉरी वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं, वो है वेरियंस, जिसको एसडी मतलब वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर होती है कि जी और कितनी ज्यादा डाटा जो है वो ज्यादा कितना टर्न कर सकता है। अब याद रखिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ क्वेश्चन कि वेरिएबिलिटी को चेक करने के लिए हम कौन से सिंपल मेथड यूज करते हैं, तो आपने सिंपल वर्डिंग में सिर्फ ये बताना है वेरियंस यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं और रेंज यूज करते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जी मैम, क्लियर। यस मैम। उसके बाद बच्चों है हमारा जी स्कोर। जी स्कोर बच्चों आप लोगों ने मे भी जी स्कोर से रिलेटेड भी अपने रिसर्च में या स्टैट्स में क्वेश्चन किए होंगे। जी स्कोर बच्चों हमारा एक ऐसा स्कोर है डाटा का जिसमें हमेशा जिसका मीन जो होगा हमेशा 0 होगा और जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होगी। आपका डाटा की वैल्यूज जो भी आ रही हैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल एंड पे जब उसे करते हैं ना मैयर, तो मैयर करने में वो सारी की सारी मीन 0 देना स्टार्ट हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 देना स्टार्ट होता है। जी स्कोर हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि अगर हमारे डाटा में बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, यानी कि डाटा बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है, तो जी स्कोर के थ्रू हम उसे थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, जस्ट फॉर आवर रिसर्च पर्पस या जस्ट फॉर आवर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। अब ये देखो यहाँ पे ये जी स्कोर की 2 उन्होंने बताई हुई है कि देखो यहाँ पे डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों साइडों पे, अगर आप इसका और इसका डिफरेंस लोगे 0 आएगा। यहाँ पे डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसका और इसका प्लस लोगे, सब कुछ करोगे, तो वो भी 0 आएगा। तो इसी तरह से जी स्कोर में जब हम मीन मेजर कर रहे होते हैं ना, तो वैल्यू एक वैल्यू जो होती है प्लस में आती है और दूसरी वैल्यू सेम वही वैल्यू होती है, लेकिन वो माइनस के साथ आपके पास आ रही होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब मैं साथ साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि आपके एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं, यूं आ सकते हैं। बच्चों जी स्कोर एक्चुअली हम यूज कर रहे होते हैं अपने डाटा की वेरिएबिलिटी को समहाउ कंट्रोल करने के लिए। और जी स्कोर हमेशा जो होता है ना, जी स्कोर का मीन हमेशा 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होती है। बेशक आपकी वैल्यूज कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब ये आपका एमसीक्यूज भी है, मतलब इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। और जी स्कोर बच्चों उसके बाद अच्छा बच्चों उसके बाद ये होता है कि समहाउ हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम डाटा की एक एक वैल्यू देखें या ये देखें कि ये वैल्यू जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है,
तो जब हमारे पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स है ना, सॉफ्टवेयर्स के अंदर मतलब आप उसकी पिक्चर फॉर्म में भी उसको लेकर आ सकते हैं अपने एनालिसिस को। तो सबसे पहले अगर हमने देखना ये होता है, और ये मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड एविएशन और ये सारा जी स्कोर, ये वो चीजें हैं जो कि आपकी डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि इनिशियल लेवल पे अपने डाटा की स्क्रीनिंग कर रहे हैं अभी हम। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों मुझे ये देखना है कि मेरा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैंने ठीक है कमांड दे दी है कि मैं उसकी पिक्चर फॉर्म में उसको लेना चाह रही हूँ। तो अगर मेरी पिक्चर जो है वो नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व होता है बेल की शक्ल का, बिल्कुल एक बेल बनी होती है। अगर आपके पास डाटा उस तरह से बेल की शक्ल में आ जाता है, जी बच्चों क्या मसला है? अपने माइक वगैरह जरा ऑफ कर दे अगर आपने कुछ नहीं पूछना। दोबारा मुझे आवाज ना आए अब किसी की। तो नॉर्मल कर्व है, बेल शेप कर्व होता है, ठीक है। अब बेल शेप कर्व बच्चों सबसे पहले यूनी मॉडल होता है। यूनी मॉडल मतलब वो ना एक हम्प बना होता है, जिस तरह से बच्चों आपने कैमल तो देखा ही होगा ना, कैमल का हम्प बना होता है ना, इस तरह से हमारा अभी जब हमें आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी तो उसमें भी एक हम्प बना होता है, जिसका मतलब होता है कि डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, और अगर वेरिएशन है तो वो ऐसी वेरिएशन है जो कि ना होने के बराबर है, और उससे आपके डाटा पे कोई भी असर नहीं हो रहा ज्यादा, ठीक है। उसके बाद हमारा मतलब एक सिमेट्री की तरह होता है, और बहुत अच्छी और सिमेट्री उसकी बन रही होती है। लेकिन समहाउ क्या होता है बच्चों के, बहुत कम ऐसा भी होता है कि हमारी बाजुकात दो हम्प बन जाते हैं अगर हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। इसका मतलब होता है कि डाटा के अंदर दो सेंट्रल टेंडेंसीज बन रही हैं, यानी कि उस डाटा के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है और आपको उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सिक्योनिस और कर्टोसिस का लेवल होता है। सिक्योनिस का या कर्टोसिस में बच्चों क्या होता है, सिक्योनिस में होता है कि डाटा जो है वो डेविएट कर रहा है, और वो सारे का सारा यानी कि एक पीक की तरफ चला गया। अब वो पीक कौन सी हो सकती है? एक पीक होती है कि जो हमारी लेप्टोकर्टिक पीक होती है कि जिसमें, और एक होती है हमारी प्लेटिकर्टिक पीक। प्लेटिकर्टिक मतलब लेप्टोकर्टिक पीक में ये होता है कि डाटा जो है वो एक ही साइड पे सारे का सारा झुक गया, और प्लेटिकर्टिक पीक में क्या होता है कि डाटा जो है वो एक साइड पे नहीं गया, बल्कि वो फ्लैट हो गया। फ्लैट का मतलब है जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है, यानी कि 1 पे अगर आपके ज्यादा स्कोर आ रहे हैं तो तो उसके बाद आपके 4 पे भी ज्यादा स्कोर आ रहे हैं। अब 7 पे भी आपके स्कोर वैसे ही थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, 9 पे जाके फिर डाटा ज्यादा आ रहा है, मतलब डाटा एक फ्लैट हो जाता है, किसी एक जगह रुकता नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस के बाद जो हमारा सेकंड लेवल होता है सिक्यूनिस का, सिक्यूनिस में डाटा या तो सारे का सारा लेफ्ट साइड की तरफ चला जाता है, या सारे का सारा राइट साइड की तरफ चला जाता है। अगर आपका डाटा सारे का सारा लेफ्ट साइड की तरफ चला गया है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव सिक्यूनिस, और अगर डाटा सारे का सारा राइट साइड की तरफ चला गया है तो वो डाटा होता है हमारा पॉजिटिव सिक्यूनिस, ठीक है। लेकिन ये चीजें भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। अभी मैं आपको उसकी पिक्चर्स दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आ रही होगी कि उसका भी हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि आप एक डाटा अगर एक साइड पे सारे का सारा झुक गया है तो इट मीन्स आप अपने डाटा को ठीक करें या उसको ठीक करने की जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल अगर डाटा एक साइड पे चला गया तो हो सकता है कि किसी ने वहां पे सारे के सारे उसको मैयर कर दिए हो। अच्छा एमएससी यहाँ पे आपने ना अभी दोबारा से ज्वाइन करना है सबने, ताकि हम इसको देख लें, और उसके बाद आपका सिलेबस भी करें जरा डिसाइड। ओके मैम। उसी लिंक से अभी फौरन दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है मैम। फिर मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाती हूँ और ये भी बताती हूँ। और इसमें